हेलो एवरीवन, चलिए आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक से चौथा चैप्टर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले क्या लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लिखा है कि हम लोग जो ह्यूमन बींग्स है, हम लोग का काफ़ी ज़्यादा इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, ये इवोल्यूशन का मेन रीज़न यही है कि हमारे पास ये गुण है कि हम लोग किसी भी नॉलेज को स्टोर कर सकते हैं और उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, कोई चीज़ हमने सीखने के बाद हमने उसको दिमाग में रखने के बाद वो चीज़ हमने अगले जनरेशन को सिखा दिया या फिर दूसरे पर्सन को सिखा दिया। तो नॉलेज को हम लोग स्टोर प्लस ट्रांसमिट ये करने का कारण ही हम लोग का इतना ज़्यादा क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है बाकी जीव के मुकाबले। बात अगर नहीं समझ रहे फिर आगे देखिए। ह्यूमन बींग्स में काफ़ी अच्छा गुण ये भी है कि हम लोग क्या किए हैं। देखिए, ह्यूमन सून फाउंड आउट दैट वी नीड अ गुड डील ऑफ ट्रेनिंग एंड स्किल टू डू थिंग्स इफिशिएंटली। हमने ये भी बात रियलाइज़ किया कि अगर हमें चीज़ों को जल्दी करना है, कम वेस्टेज के साथ करना है, तो हमें क्या चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए और स्किल चाहिए। ठीक है, अगर कोई इंसान को ट्रेनिंग और स्किल दे दिया जाए तो वो एक अच्छा इंसान बन जाता है, काम को काफ़ी इफिशिएंटली करता है। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे कि दो पर्सन है, एक है एजुकेटेड पर्सन और एक है अनएडुकेटेड पर्सन, तो कौन ज़्यादा काम कर सकता है, तो आप बोलेंगे कि लेबर स्किल जो है ना वो एडुकेटेड पर्सन का ज़्यादा है। यहाँ पे हम पैसा के टर्म्स में बात कर रहे हैं। ठीक है, कि कौन ज़्यादा कमा पाएगा, तो एजुकेटेड पर्सन ज़्यादा कमा पाएगा। ठीक है, और चूँकि वो ज़्यादा कमा पा रहा है, इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ में जो कंट्रीब्यूशन है वो एजुकेटेड पर्सन का ज़्यादा होगा कंपेयर टू अनएडुकेटेड। समझ रहे? चलिए, यहाँ तक हमने देखा, इंट्रोडक्शन में यही सब लिखा है। फिर एजुकेशन जो है हम लोग सिर्फ इसलिए नहीं लेते हैं कि हमारा अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाए। एजुकेशन से और भी कई सारा बेनिफिट मिलता है। देखिए, सबसे पहला बेनिफिट ये है कि इट गिव्स वन अ बेटर सोशल स्टैंडिंग एंड प्राइड। समाज में एक अच्छा इंसान बन के वो उभरता है। ठीक है, उसका बात कोई भी बोलता है तो वैल्यू होता है उस बात का, समाज में रिस्पेक्ट मिलता है उसको। इट इनेबल्स वंस टू मेक बेटर चॉइसेस इन लाइफ। समझ गए? इट प्रोवाइड्स नॉलेज टू अंडरस्टैंड द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द सोसाइटी। सोसाइटी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो समझ सकता है अगर वो इंसान पढ़ा लिखा है तो। इसके साथ साथ इनोवेशन को भी बढ़ावा मिलता है। तो ये सब कुछ मतलब साइड बेनिफिट है एजुकेशन का। बिसाइड सबसे मेन बेनिफिट तो यही हो गया कि वो कोई भी इंसान अगर एजुकेशन लेता है तो उसका अर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके अलावा ये सब भी बेनिफिट है उसको। समझ रहे? एजुकेशन से एक और बेनिफिट है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप मतलब कोई इंसान अगर ज़्यादा एजुकेटेड है तो इससे फैसिलिटेट्स एडेप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। नए टेक्नोलॉजी को आप इजीली अडेप्ट कर पाएंगे। अब यहाँ पे दो वर्ड होता है, एक होता है एडॉप्ट और एक होता है अडेप्ट, ADAPT। क्या डिफरेंस है दोनों में? एडॉप्ट का मतलब होता है कि बाहर से कोई टेक्नोलॉजी आया और आपने उसको वैसा का वैसा ही यूज़ कर लिया। ठीक है, उसको बोलते हैं एडॉप्ट कर लिया, आपने जैसा था वैसा ही लेके इस्तेमाल करने लगे। अडेप्ट का मतलब होता है कि बाहर से कोई टेक्नोलॉजी आया, आपने उसको मॉडिफाई कर लिया कुछ अपने सिचुएशन में यूज़ में लेने के लिए। समझ रहे? तो उसको बोलते हैं अडेप्ट। समझ रहे? अडॉप्ट और अडेप्ट में डिफरेंस, वही बात यहाँ पे लिखा है। तो इकोनॉमिस्ट हैव स्ट्रेस्ड द नीड फॉर एक्सपैंडिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इन अ नेशन एज इट्स एक्सेलरेट्स डेवलपमेंट प्रोसेस। तो इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि अगर किसी कंट्री को डेवलप करना है तो वहाँ पे एजुकेशन सेक्टर को डेवलप करो, ऑटोमेटिक डेवलपमेंट प्रोसेस भी एक्सेलरेट, स्पीड अप हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में बहुत ही मतलब अजीब तरीके से इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि क्या यहाँ पे मीनिंग है। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम देखिए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ह्यूमन कैपिटल होता क्या है? सबसे पहले सिर्फ कैपिटल वर्ड का मीनिंग समझिए। कैपिटल क्या होता है? आपको हम इकोनॉमिक्स में पढ़ा चुके हैं कैपिटल क्या होता है। कैपिटल का मतलब जनरली हम लोग समझते हैं फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का मतलब हम लोग जनरली समझते हैं जितने भी मशीन्स है उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। लाइट मशीन हो, हेवी मशीन हो, जो भी मशीन हो, ठीक है, उसको फिजिकल कैपिटल बोलते हैं। अगर ये मशीन्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है, पहले एक मशीन था, अब 2 मशीन आ रहा है, प्लस और एक मशीन आ रहा है, नंबर इंक्रीज हो रहा है यानी चेंज इन स्टॉक हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। ये फॉर्मेशन वर्ड आवाज रहता है। समझ रहे हैं कि नहीं? उसी तरीके से एक टाइप का और कैपिटल होता है जिसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल।
देखिए फिजिकल कैपिटल को आप इस तरीके से भी समझिए, मान लीजिए कोई एक पहले फिजिकल रिसोर्स था, ठीक है, फिजिकल रिसोर्स जैसे कि एक लैंड था, आपने उस लैंड पे क्या किया, फैक्ट्री बना दिया, अब उस फैक्ट्री पे काम हो सकता है, समझ रहे? तो आपने फिजिकल रिसोर्स को कन्वर्ट कर दिया फिजिकल कैपिटल में, समझे? उसी तरीके से ह्यूमन कैपिटल को भी समझिए, पहले क्या पे इंसान है, ये पढ़ा लिखा नहीं था, ज़्यादा कुछ काम नहीं कर पा रहा था, सिर्फ अनस्किल्ड वर्क कर पा रहा था, समझ रहे, मेहनत मजदूरी वाला काम कर पा रहा था, लेकिन अब इसको ट्रेनिंग मिल गया, कुछ पढ़ा लिखा दिया गया, ठीक है, इसका हेल्थ भी इम्प्रूव कर दिया गया, इसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दिया गया, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया गया, ठीक है, इस वजह से ये इंसान का आप कैपेसिटी जो है वो बढ़ गया, वो ज़्यादा अच्छा से काम कर पा रहा है, अब ये इंसान जो है एक ट्रेंड पर्सन बन के सामने आया, समझ रहे? तो ये पहले क्या था, ह्यूमन रिसोर्स था, एक सिर्फ रिसोर्स था, इसको हमने ट्रेनिंग, एजुकेशन, हेल्थ ये सब दे के ट्रेन कर दिया, अब ये क्या बन गया है, ह्यूमन कैपिटल बन गया है, समझ रहे? ह्यूमन कैपिटल कैसे बन गया ये, क्योंकि अब इसका काम करने का कैपेसिटी ज़्यादा हो गया, समझ रहे? तो ह्यूमन कैपिटल उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसा ही ह्यूमन्स को, जो ट्रेंड ह्यूमन्स है, जो अच्छा काम कर सकते हैं, प्रोडक्टिव ह्यूमन्स है, उसको ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं, और अगर इनका नंबर्स बढ़ रहा है तो उसको क्या बोल देंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बोल देंगे। चैप्टर का नाम क्लियर हो रहा है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। चलिए, तो यही बात था। तो इंट्रोडक्शन में इन्होंने बहुत जम्बल अप तरीके से इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, कुछ क्लियर नहीं हुआ, उम्मीद करते हैं हम जो आपको समझाए उससे समझ में आ गया होगा। और ये भी आप डेफिनेशन लिख लीजिए ह्यूमन कैपिटल का। ह्यूमन कैपिटल होता क्या है, तो ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द इंड्यूस्ड प्रोडक्टिव क्वालिटी ऑफ द लेबर फोर्स। लेबर फोर्स का कितना क्वालिटी है प्रोडक्टिविटी के मुकाबले सेंस में, ठीक है, उस क्वालिटी को बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल, समझे कि नहीं? तो ये आपको ये डेफिनेशन जो है वो नोट्स पे भी मिल जाएगा। ये इस चैप्टर के ऊपर नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स और ये पूरा अंडरलाइन पीडीएफ आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। आप गूगल में सर्च कर दीजिएगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया क्लास 12 नोट्स या फिर क्वेश्चन आंसर बाई सीबीएसई गाइडेंस, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अब स्टार्ट होता है दूसरा टॉपिक यहाँ पे, व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल। तो वही बात यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है कि जैसे कि हम फिजिकल रिसोर्स, फॉर एग्जांपल लैंड को हम फिजिकल कैपिटल में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि लैंड को हमने कन्वर्ट कर दिया फैक्ट्रीज़ में, लैंड के ऊपर फैक्ट्री बना दिया, ठीक है, तो ये फैक्ट्री क्या बन गया, फिजिकल कैपिटल बन गया, ठीक है। उसी तरीके से हम ह्यूमन रिसोर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं ह्यूमन कैपिटल में। पहले कोई एक स्टूडेंट था, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दे के पढ़ा लिखा के उसको हम इंजीनियर या फिर डॉक्टर बना दिए, तो हमने रिसोर्स को कन्वर्ट कर दिया ह्यूमन कैपिटल में, समझ रहे हैं? आप भी अभी पढ़ रहे हैं तो आप अभी ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है, आप अच्छा पढ़ लेंगे, अच्छा ट्रेनिंग ले लेंगे, ठीक है, अच्छा स्किल्स सीख लेंगे, तो आप भी क्या बन जाएंगे, ह्यूमन कैपिटल बन जाएंगे, समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए, अब बात आता है ह्यूमन कैपिटल हमें चाहिए क्यों। तो ह्यूमन कैपिटल का एक खास बात यह है कि अगर मान लीजिए ये कंट्री है, यहाँ का गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमें कंट्री में ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना है, ज़्यादा मतलब डॉक्टर्स चाहिए, ज़्यादा इंजीनियर्स चाहिए, ठीक है, तो ज़्यादा डॉक्टर इंजीनियर आएंगे कहाँ से, पढ़ाना पड़ेगा बच्चों को, है कि नहीं? तो उनको पढ़ाएगा कौन, टीचर ही पढ़ाएंगे, मतलब वो टीचर जो डॉक्टरी का पढ़ाई करे हुए हो, जो इंजीनियरिंग किए हो, वही तो उन लोग को पढ़ाएंगे, समझ रहे? मतलब हमें एक डॉक्टर या फिर एक इंजीनियर बनाने के लिए एक और डॉक्टर या फिर एक और इंजीनियर चाहिए, तो ह्यूमन कैपिटल से ही ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होगा, समझ रहे कि नहीं? तो हमें एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल चाहिए टू प्रोड्यूस अदर ह्यूमन कैपिटल। उम्मीद करते हैं आपको ये लाइन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये इसको पढ़ाएगा तो खर्चा तो आएगा, तो हमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए हमेशा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट वर्ड को हम यहाँ पे हाईलाइट किए हैं क्योंकि इसका जिक्र बहुत बार होगा। आप इस बात को अपने मन में बिठा लीजिए कि अगर हमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना है, ह्यूमन कैपिटल में अगर ह्यूमन का क्वालिटी अगर इम्प्रूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, यानी खर्चा करना पड़ेगा। अब ये खर्चा कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है, वही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे हमें इस चैप्टर में टोटल 4 चीज़ पढ़ना है। पहला चीज़ है ये कि व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल कहाँ से मिलता है, कैसे कैसे मिलता है, ठीक है। दूसरा है ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ, इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या? अगर कंट्री के अंदर अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्टिव लोग रह रहे हैं तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा कि घटेगा, वो चीज़ हमें देखना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि ह्यूमन कैपिटल जो है और ह्यूमन डेवलपमेंट, ये दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे, ठीक है। और चौथा चीज़ हो जाएगा गवर्नमेंट का यहाँ पे क्या रोल है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में इंडिया के सेंस में।
समझे, ये 4 चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले से। सबसे पहला है सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल मतलब ह्यूमन कैपिटल कहाँ कहाँ से हमें मिलता है, किस किस सोर्स से मिलता है, कैसे मिलता है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 5 सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के। सबसे पहला एजुकेशन। अगर आप एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ से अच्छे क्वालिटी के लेबर मिलेंगे, तो ये एक सोर्स हो गया ह्यूमन कैपिटल का, समझ रहे। दूसरा सोर्स है, ये पहला था, दूसरा सोर्स है इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ, ठीक है। तीसरा सोर्स है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। चौथा सोर्स हो गया माइग्रेशन, और 5वां सोर्स हो गया इंफॉर्मेशन। ये 5 तरीके से ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होता है। अब ये 5 तरीकों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है एजुकेशन, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, इसको आराम से समझिएगा। आपको क्या लगता है, आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं तो क्यों पढ़ा रहे हैं? तो इसको आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि जिस तरीके से कोई एक कंपनी खर्चा करती है अपने कैपिटल गुड्स को बढ़ाने में, वो खर्चा करती है अब कंपनी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स लाया जाए, ठीक है, ताकि फ्यूचर में क्या होगा, उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। इसी लॉजिक से पेरेंट्स भी जो है वो अपने बच्चे को, ठीक है, बेटे को या फिर बेटी को पढ़ाते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? पढ़ाई में खर्चा करते हैं ताकि ये उम्मीद के साथ कि फ्यूचर में मेरा बेटा या फिर बेटी अच्छा जॉब लेंगे और अच्छा कमाएंगे। समझ रहे? तो मतलब एजुकेशन में खर्चा करना, मतलब एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करने से इनका क्वालिटी बढ़ रहा है, तो बोल सकते हैं ये एक टाइप का कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। वो यहाँ पे लिखा है कि इंडिविजुअल्स जो है वो इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन में इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि फ्यूचर में उनका इनकम इंक्रीज हो जाए। बात गाड़ी समझ रहे? चलिए, इतना ही जानना था एजुकेशन के ऊपर। अब आ जाइए हेल्थ से। हेल्थ से कैसे कैपिटल फॉर्मेशन होता है? तो इसका आंसर सिंपल है, आप खुद ही सोचिए। 2 व्यक्ति है, एक है सिक बीमार व्यक्ति और एक है स्वस्थ व्यक्ति। दोनों में से कौन अच्छा काम कर पाएगा? तो जाहिर सा बात है स्वस्थ व्यक्ति अच्छा काम कर पाएगा, क्योंकि एक बीमार व्यक्ति सिर्फ काम से भागेगा और यहाँ पे प्रोडक्टिविटी का लॉस होगा, ठीक है। तो अगर हम अच्छा हेल्थ मेंटेन करते हैं, हेल्थ के ऊपर अगर खर्चा करते हैं, तो ये भी एक सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, समझ रहे? क्योंकि एक हेल्दी व्यक्ति ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, और ज़्यादा प्रोडक्टिव होना ही क्या है? ह्यूमन कैपिटल है, समझ रहे? अब हेल्थ में हम कहाँ कहाँ खर्चा करते हैं? तो यहाँ पे 4 चीज़ दिया हुआ है, 4 फॉर्म्स है हेल्थ एक्सपेंडिचर का। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हेल्थ एक्सपेंडिचर क्या क्या चीज़ पे करते हैं। तो पहला सोर्स है प्रिवेंटिव मेडिसिन, जैसे कि वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में अगर खर्चा हो रहा है, कोई बीमारी होने से प्रिवेंट कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये एक सोर्स हो गया हेल्थ एक्सपेंडिचर का। दूसरा है क्यूरेटिव मेडिसिन, ठीक है। अगर बीमारी हो गया और उसका आप इलाज कराने में खर्चा कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर ऑन क्यूरेटिव मेडिसिन, समझ रहे? फिर तीसरा हो गया सोशल मेडिसिन। सोशल मेडिसिन क्या होता है कि हेल्थ लिटरेसी का स्प्रेड करना है, इसको बोलते हैं सोशल मेडिसिन। जागरूकता फैलाना कि ये चीज़ करने से ये बीमारी से बचेंगे आप, इसमें भी तो खर्चा होता है, तो इसको बोलते हैं सोशल मेडिसिन, ठीक है। और चौथा हो गया प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड गुड सैनिटेशन। ये चारों खर्चा को क्या बोलते हैं? वेरियस फॉर्म्स ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग से बोर्ड एग्जाम में आया था, MCQ के फॉर्म में आया था कि प्रिवेंटिव मेडिसिन कौन सा है। तो वैक्सीनेशन ऑप्शन में दिए थे, नंबर 1 में वैक्सीनेशन, नंबर 2 में मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस ये दे दिए थे, नंबर 3 में स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी ये दे दिए थे, और चौथा में ऑल ऑफ द अबव, ऐसा कुछ दिए थे। तो आपको 1 ऑप्शन टिक करना था, ठीक है। प्रिवेंटिव मेडिसिन वैक्सीनेशन होता है, याद रखिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन को हम उसमें भी इंक्लूड किए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में। तो हेल्थ में एक्सपेंडिचर करने से जो हेल्दी लेबर फोर्स है उनका सप्लाई बढ़ता है, ठीक है। इसलिए हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है ये एक सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, समझ गए। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कैसे एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स है, तो आपको ये सब बात लिखना पड़ेगा, ठीक है। आ जाइए तीसरे पे, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ट्रेनिंग से कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है? देखिए, जो भी फॉर्म्स है या फिर जो भी कंपनी है, उनके यहाँ अगर कोई वर्कर ज्वाइन करता है तो वो तो एकदम बिगिनर होता है, कुछ आता नहीं है उसको। तो ट्रेनिंग के पास फर्म्स के पास 2 ऑप्शन है उस वर्कर को काम सिखाने का, ऑन द जॉब ट्रेनिंग देने का। तो ये 2 तरीके से हो सकता है, पहला ऑन कैंपस ट्रेनिंग, दूसरा होता है ऑफ कैंपस ट्रेनिंग, ठीक है। ऑन कैंपस ट्रेनिंग का मतलब वो वर्कर को उसी फर्म में काम कराया जाएगा अंडर द सुपरविजन ऑफ स्किल्ड वर्कर। कोई एक ऐसा वर्कर होगा जिसको अच्छा काम आता होगा, तो उसके अंडर में उसको काम कराया जाएगा ताकि वो धीरे धीरे काम खुद ही सीख जाएगा, ठीक है।
और दूसरा तरीका है कि आप उसको कहीं बाहर भेज दीजिए कोई इंस्टीट्यूट में, ताकि वो वहाँ पे जाके काम ट्रेनिंग लेके आ पाए, ठीक है, जिसको बोलते हैं ऑफ कैंपस ट्रेनिंग। तो ये दो तरीके से फर्म्स जो है अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, समझ रहे हैं। अब ये फर्म्स जो है ये वर्कर्स को काम सिखाए, तो इसके बदले में इस फर्म्स को तो खर्चा पड़ा होगा, ठीक है, काम सिखाने में। ट्रेनिंग होता है तो टीचर लोग का खर्चा है, तो फर्म्स यहाँ पे कुछ एक्सपेंडिचर यानी कुछ इन्वेस्टमेंट कर रही है इन वर्कर्स पे, समझ रहे हैं। इस उम्मीद के साथ कि ये वर्कर्स काम सीखने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद कंपनी के लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके से काम कर पाएंगे, समझ रहे हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वर्कर्स जो है ट्रेनिंग लेने के बाद जॉब ही छोड़ दिया, ठीक है, तब तो फर्म्स का नुकसान हो जाएगा, समझ रहे। तो इसलिए फर्म्स जो है ये इंसिस्ट करते हैं, ये इंसिस्ट करेंगे कि आप ट्रेनिंग लेने के बाद कुछ स्पेसिफिक पीरियड तक, हो सकता है 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, ठीक है, इतना पीरियड तक आपको उस फर्म के साथ काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप काम छोड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ पैसा कंपनी को पे करके जाना पड़ेगा, समझ रहे। ऐसा बैंकिंग इंडस्ट्री में होता है। बैंक का जॉब अगर आप लेंगे तो प्रेशर तो बहुत होता है वहाँ पे, लेकिन जब अगर आप काम छोड़ना भी चाहें तो आपको कुछ पैसा देके छोड़ना पड़ेगा, समझ रहे। चलिए, तो वही सब बात यहाँ पे लिखा है कि फर्म्स जो है वो इंसिस्ट करते हैं कि वर्कर्स कुछ स्पेसिफिक पीरियड तक काम करें ट्रेनिंग के बाद, ठीक है, ताकि उस पीरियड में जो ट्रेनिंग से प्रोडक्टिविटी उसका जो बढ़ा है उसका बेनिफिट कंपनी रिकवर कर पाए, समझ रहे। तो एक्सपेंडिचर रिगार्डिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज द रिटर्न ऑफ सच एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ इनहांस्ड लेबर प्रोडक्टिविटी इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ इट। तो देखिए, फर्म्स में ने जो खर्चा किया था, खर्चा के बदले उसको रिटर्न ज़्यादा मिल जाता है क्योंकि लेबर का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है। तो ये जो एक्सपेंडिचर है ये एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स है, समझे यहाँ तक। चलिए, अब आ जाइए चौथे सोर्स पे, जो कि है माइग्रेशन। अब ये कैसे सोर्स हो गया, देखिए, लोग जो है वो माइग्रेट करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। खुशी से माइग्रेट करते हैं क्या? नहीं, उनको ये अपने नेटिव प्लेस में हो सकता है सैलरी कम मिल रहा हो, कुछ बेनिफिट कम मिल रहा हो, तो अच्छा सैलरी का ही तलाश में तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, समझ रहे कि नहीं। फॉर एग्जांपल इंडिया में अक्सर ये देखा जाता है, रूरल एरिया से अर्बन एरिया में माइग्रेशन देखा जाता है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट है। उसी तरीके से इंडिया में इस टाइप का भी माइग्रेशन है कि इंडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा पढ़ लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा टेक्निकली क्वालिफाइड हो जाते हैं, हाई क्वालिटी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स ऐसे बन जाते हैं, जिनको इंडिया में उतना अच्छा सैलरी नहीं मिल पाता है। तो ये लोग क्या होते हैं, दूसरे देश में चले जाते हैं, सऊदी अरबिया, USA, UK, इन सब कंट्रीज़ में जाके काम करते हैं, ठीक है। इस फेनोमेनन को बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। आपने सुना भी होगा कभी, ब्रेन ड्रेन, ठीक है, क्योंकि पढ़ाया लिखाया हमारे कंट्री ने, लेकिन ये लोग काम कर रहे हैं दूसरे कंट्री में जाके, तो उनको बेनिफिट मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं कि हमारे कंट्री से दिमाग, ब्रेन चला गया। तो ये माइग्रेशन है, ठीक है। हायर सैलरी के एक्सपेक्टेशन में ये लोग माइग्रेट करते हैं। तो माइग्रेट करने में कुछ कॉस्ट आता है। क्या क्या कॉस्ट है? सबसे पहला तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। दूसरा कॉस्ट ये है कि हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द माइग्रेटेड प्लेसेस, जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ पे खर्चा ज़्यादा होगा रहने का। इसके अलावा तीसरा कॉस्ट ये भी है कि साइकिक, मतलब माइंड में भी काफ़ी प्रेशर होता है कि अरे नया जगह जा रहे हैं तो वहाँ पे रहेंगे कहाँ पे, रूम लेना पड़ेगा, रूम इजीली मिलेगा नहीं, ठीक है, खाने पीने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ एक मेंटल टेंशन होता है। तो साइकिक कॉस्ट ऑफ लिविंग इन ए स्ट्रेंज सोसाइटी, सोशियो स्ट्रक्चरल सेटअप, जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ का कल्चर कैसा है, ठीक है, वो भी देखना पड़ेगा। तो ये सब कॉस्ट इन्वॉल्व होता है माइग्रेशन में। लेकिन तभी भी हम माइग्रेट करते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो क्यों जाते हैं? क्योंकि द इन्हांस्ड अर्निंग, जो बढ़ा हुआ तनख्वाह मिलेगा नया प्लेस में, वो ज़्यादा होगा इस माइग्रेशन के कॉस्ट के मुकाबले, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि एक्सपेंडिचर जो है ये भी एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स है, क्योंकि ये जो खर्चा कर रहे हैं इससे हमारा मतलब ज़्यादा सैलरी मिल रहा है, ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, तो ये एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स हो गया, समझे कि नहीं। तो एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, सब फैक्टर के ऊपर ही आएगा, लेकिन स्पेसिफिकली अगर इसके ऊपर पूछा कि कैसे माइग्रेशन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स है, तो आपको ये सब बात लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, आज ये पांचवें और लास्ट सोर्स पे, जो कि है इन्फॉर्मेशन, जानकारी पाना, इस पर भी खर्चा लगता है, ठीक है। देखिए, पीपल अक्सर जानकारी लेते हैं लेबर मार्केट के बारे में कि कहाँ पे लेबर का क्या भाव चल रहा है, ठीक है।
इस तरीके से अदर मार्केट जैसे कि एजुकेशन, कौन सा स्कूल, कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट, कौन सा हॉस्पिटल, ठीक है, कहाँ पर अच्छा इलाज मिलता है, तो ये सब जानकारी लेने में लोगों को क्या करना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है। लेकिन ये सब जानकारी अगर आपको हो गया कि कहाँ काम करने के लिए अच्छा जगह है, कहाँ पे एजुकेशन अच्छा मिलता है, कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है, ये सब इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास हुआ तो आप क्या कर सकते हैं, अच्छा डिसीजन ले सकते हैं रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। अब मान लीजिए यहाँ पे 2 स्कूल है, आपको मालूम नहीं है कौन सा स्कूल अच्छा है कौन सा ख़राब है, ठीक है, आप ख़राब वाले स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपका तो लॉस हो गया ना। लेकिन आप अगर किसी से कंसल्ट करते हैं, खर्चा करते हैं और वो इंसान आपको पैसा लेके बता देता है कि ये स्कूल अच्छा है, तो आप इस स्कूल में जाएंगे, तो आपको अच्छा डिसीजन लेने में हेल्प करता है और आप अच्छा ह्यूमन कैपिटल बन के सामने आते हैं। तो इन्फॉर्मेशन गैदर करने में भी जो खर्च है ना, इस खर्च को भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स माना जाएगा, ठीक है। वही बात यहाँ पे लिखा है कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू लेबर मार्केट और अदर मार्केट, ये भी एक सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। ईजी, चलिए, तो ये 5 आपको याद रखना है। अब यहाँ पे इस बॉक्स में डिफरेंस बताया गया है फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। देखिए, मीनिंग तो आपको समझा दिए, फिजिकल कैपिटल होता क्या है और ह्यूमन कैपिटल होता क्या है। फिलहाल आप अभी इसको समझने के लिए फिजिकल कैपिटल मतलब सिंपल सा एक मशीन समझ लीजिए, ठीक है, मशीन फिजिकल कैपिटल बोल रहे हैं, और ह्यूमन कैपिटल मतलब एक स्किल्ड वर्कर, ठीक है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए, फिजिकल कैपिटल जो ब्लू अंडरलाइन है वो फिजिकल कैपिटल के लिए है और जो रेड अंडरलाइन है वो ह्यूमन कैपिटल के लिए है। सबसे पहला पॉइंट ये है यहाँ पे कि जो फिजिकल कैपिटल है ना, फिजिकल कैपिटल का जो ओनरशिप है, किसी भी मशीन का जो ओनरशिप है वो सिर्फ ओनर का डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई ओनर चाहे तो वो मशीन को खरीद सकता है, जब चाहे तब बेच सकता है, ठीक है। तो फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन जो है, मशीन का एडिशन, वो क्या होगा, एक इकोनॉमिक और टेक्निकल प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है ना, ये सोशल प्रोसेस भी है, पार्टली अ कॉन्शियस डिसीजन ऑफ द पोजेसर ऑफ द ह्यूमन कैपिटल, और थोड़ा मोड़ा ओनर का यहाँ पे कुछ रोल रहता है। अब ये क्या है समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, इसको आप ऐसे समझिए कि ह्यूमन कैपिटल एक छोटा बच्चा है, उसको ह्यूमन कैपिटल बनाना है, ठीक है, एक अच्छा स्किल्ड वर्कर बनाना है। तो वो जो पैदा हुआ होगा तो उसके पेरेंट्स उसको स्कूल में डाल दिए होंगे, सारा बच्चा पढ़ रहा है तो वो भी पढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वो बच्चा तय कर रहा है क्या कि मेरे को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो नहीं, यहाँ पे बोल सकते हैं उसके पेरेंट्स, और पेरेंट्स बोल सकते हैं कि सोसाइटी तय कर रही है कि वो बच्चा क्या पढ़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो क्या है, एक सोशल प्रोसेस है, समझ रहे, पूरी ओनर के हाथ में नहीं है कि उसका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसा होगा कैसा नहीं होगा, समझ रहे, सोसाइटी डिसाइड करेगा। और साथ ही साथ थोड़ा सा रोल है पोजेसर का, जो ओनर है, थोड़ा सा रोल आपका है कि आप कैसा ह्यूमन कैपिटल बनना चाहते हैं, ठीक है। जब आप छोटे थे तो आपको आपके पेरेंट्स ने कोई भी स्कूल में डाल दिया होगा, है कि नहीं, आप तो तय नहीं किए थे कि मेरे को क्या पढ़ना है कहाँ पढ़ना है कि नहीं। अब आप क्लास 12 में आ चुके हैं, आप हो सकता है आप डिसाइड करें कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो इसमें आपका रोल भी है थोड़ा सा, और रोल सोसाइटी का भी है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, समझ रहे हैं। लेकिन फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन में क्या होता है कि सारा रोल ओनर का है, ओनर चाहे जैसा मशीन चाहे वैसा खरीद सकता है, समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए, तो ये हो गया पहला पॉइंट का डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये है कि फिजिकल कैपिटल टेंजिबल होता है, टेंजिबल बोले तो जिसको आप टच कर सकते हैं, ठीक है। और फिजिकल कैपिटल को आप इजीली बेच सकते हैं मार्केट में, कोई भी मशीन खरीद के लाए बेच दिए। लेकिन ह्यूमन कैपिटल जो है वो इनटेंजिबल है, आपके अंदर कोई स्किल है तो वो स्किल क्या आप देख सकते हैं, क्या छू सकते हैं, नहीं, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल इनटेंजिबल है और ह्यूमन कैपिटल को आप मार्केट में बेच नहीं सकते हैं, आप सिर्फ ह्यूमन कैपिटल का सर्विस बेच सकते हैं, है कि नहीं। एक डॉक्टर है यहाँ पे, क्या वो डॉक्टर खुद ही का पूरा बिक जाएगा, नहीं, वो डॉक्टर अपना स्किल बेचेगा, अपना सर्विस बेचेगा, है कि नहीं, अपना इलाज बेचेगा। तो ये दूसरा डिफरेंस हुआ। तीसरा डिफरेंस है ये, फिजिकल कैपिटल जो है वो ओनर्स से सेपरेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। एक आप यहाँ पे है, आप मान लीजिए कोई एक मशीन खरीद के लाए, मशीन को अलग आपको अलग ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ह्यूमन कैपिटल को आप ओनर से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इनसेपरेबल है। एक डॉक्टर है, उसका डॉक्टरी का जो गुण है वो क्या आप हटा सकते हैं वहाँ से, नहीं, इनसेपरेबल होता है यहाँ पे, ठीक है। चौथा पॉइंट है ये मोबिलिटी के ऊपर। फिजिकल कैपिटल जो है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कोई एक मशीन इजीली मूव कर सकता है,
बशर्ते कुछ ट्रेड रेस्ट्रिक्शन ना हो वहाँ पे, ठीक है। लेकिन ह्यूमन कैपिटल एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इजीली मूव नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि एक तो नेशनलिटी का लोचा है, ठीक है, आपके पास पासपोर्ट वीज़ा होना चाहिए, और दूसरा है कल्चर का लोचा, ठीक है, आप दूसरे कंट्री में जाएंगे कि नहीं जाएंगे उतना इजीली मोबाइल नहीं है ये, ठीक है, मूवेबल नहीं है। ये चौथा हो गया। पांचवा डिफरेंस ये है डेप्रिसिएशन के ऊपर। अगर आप मशीन यानी फिजिकल कैपिटल को यूज़ करते जाएंगे तो वो डेप्रिशिएट करेगा, और साथ ही साथ वक्त बढ़ते हुए वक्त के साथ टेक्नोलॉजी का भी चेंज हो रहा है, तो उससे मशीन आउटडेटेड भी हो जाता है। लेकिन ह्यूमन कैपिटल के साथ ये केस नहीं है। ह्यूमन कैपिटल में भी डेप्रिसिएशन होता है कि आप दिन पर दिन बूढ़े होते जा रहे हैं, लेकिन ये डेप्रिसिएशन को हम कम कर सकते हैं क्योंकि हम लगातार हेल्थ में खर्चा कर सकते हैं। अगर आगे चलकर नया टेक्नोलॉजी आ भी गया तो हम नया एजुकेशन लेके उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का तरीका सीख लेंगे, है कि नहीं। तो ये हो गया पांचवा डिफरेंस। छठा डिफरेंस ये है बेनिफिट के ऊपर। ह्यूमन कैपिटल जो है वो प्राइवेट बेनिफिट, आप एक मान लीजिए डॉक्टर है, ठीक है, तो वो अच्छा स्किल ले लिया तो इससे उसको तो प्रॉफिट मिल ही रहा है, उसका इनकम बढ़ गया होगा, है कि नहीं। इनकम बढ़ना, इसको बोलते हैं प्राइवेट बेनिफिट। खुद को बेनिफिट तो मिल ही रहा है, साथ साथ सोशल बेनिफिट भी ये क्रिएट करता है। आप किसी का इलाज कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट हो जा रहा है कि नहीं। तो ह्यूमन कैपिटल से प्राइवेट और सोशल बेनिफिट दोनों तय होते हैं या क्रिएट होते हैं, लेकिन फिजिकल कैपिटल से सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट। आप एक मशीन खरीद के लाए, मशीन से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, आपका बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, तो इससे सिर्फ प्राइवेट बेनिफिट क्रिएट होता है। लेकिन ह्यूमन कैपिटल से प्राइवेट प्लस सोशल दोनों क्रिएट होता है, समझे कि नहीं। तो ये 6 पॉइंट का डिफरेंस दोनों में आप तैयार करके रखेंगे। चलिए अब अगला है ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसको पढ़ने से पहले अगर आप थक गए हैं तो थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ, ये दोनों में क्या रिलेशनशिप है। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो हमने समझ लिया। इकोनॉमिक ग्रोथ समझिए। इकोनॉमिक ग्रोथ होता क्या है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मीनिंग होता है इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। अगर किसी कंट्री का नेशनल इनकम अगर बढ़ रहा है तो उसको इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो गया, जॉब मार्केट इंफॉर्मेशन हो गया, माइग्रेशन हो गया, ये सबसे क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है मतलब ये सब चीज़ अगर किसी इंसान को मिले तो उसका इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ जा रहा है कि नहीं, ज़्यादा कमा पाएगा, वो सोसाइटी को भी ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर पाएगा। इसके अलावा और भी बेनिफिट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, वो यहाँ पे लिखा है कि इससे लेबर प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज़ होगा ही होगा, साथ ही साथ इनोवेशन भी स्टिमुलेट होगा, इनोवेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। एबिलिटी टू अब्जॉर्ब न्यू टेक्नोलॉजी, ये भी चीज़ इम्प्रूव होगा। इसके साथ साथ एजुकेशन से हमें नॉलेज मिलता है कि हम सोसाइटी में हो रहे चेंजेस को, साइंटिफिक एडवांसमेंट को, ये सब चीज़ को समझ पाए। ये तो हमने स्टार्टिंग में भी देख लिया था। मतलब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से क्या होता है, इन्वेंशन एंड इनोवेशन, इसको फैसिलिटेट बढ़ावा मिलता है, ठीक है। और हम लोग नए टेक्नोलॉजी को अडेप्ट भी कर सकते हैं, अडेप्टेशन, याद है ये वर्ड। तो यही सब कुछ बेनिफिट लिखा हुआ है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। आते हैं सब, जो मेन टॉपिक था, ये टॉपिक क्या था, ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ, ये दोनों में कोई रिलेशनशिप है भी कि नहीं है वो समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है empirical evidence to prove that increase in human capital causes economic growth is rather nebulous। ये लाइन को समझिए। सबसे पहले empirical क्या होता है, empirical मतलब practical, observational, ठीक है, on the basis of data। तो अगर हम प्रूफ का बात करें ना कि ह्यूमन, ऐसा अगर जनरली हम सोचें अपने मन में कि अगर किसी कंट्री में अच्छा ह्यूमन कैपिटल है, ज़्यादा स्किल्ड वर्कर्स है, तो वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगा, लॉजिकली यही कंक्लूजन निकलता है। लेकिन इसको अगर हम प्रैक्टिकल प्रूफ के बारे में बात करें ना, एविडेंस अगर दे इसके ऊपर, तो क्लियर कट एविडेंस नहीं मिलता है। ये अजीब सा बात है यहाँ पे, बात तक नहीं समझिए। देखिए जनरली अगर आप किसी से भी बोलिएगा जो इकोनॉमिक्स नहीं भी पढ़ता हो, अपने फ्रेंड से भी बोलिएगा कि अगर किसी कंट्री में ज़्यादा अच्छा ह्यूमन कैपिटल है, ज़्यादा स्किल्ड वर्कर है, तो इससे उस कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ भी ज़्यादा होगा। लॉजिकली आंसर तो हाँ ही आता है कि नहीं। अच्छा वर्कर है मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगा। लेकिन इसका अगर प्रूफ के ऊपर बात करें, एम्पेरिकल एविडेंस के ऊपर बात करें, तो वो एविडेंस उतना क्लियर नहीं मिल रहा है कि ये दोनों में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिक ग्रोथ लाता है ये चीज़,
प्रैक्टिकली प्रूव नहीं हो पा रहा है, इज रैदर नेबुलस। नेबुलस का मीनिंग होता है वेग, अनक्लियर, ठीक है, एविडेंस उतना सही साबित नहीं कर रहा है इस बात को। तो ऐसा इसलिए भी हो सकता है बिकॉज ऑफ मेजरमेंट प्रॉब्लम। हम सही तरीके से ह्यूमन कैपिटल जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ये सबको मेजर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जनरली अगर बात करें एजुकेशन को आप कैसे मेजर करेंगे? किसी कंट्री में एजुकेशन अच्छा है, क्या देख के बोलेंगे? हर बच्चे का टेस्ट लेंगे क्या? नहीं, हम लोग ये देखते हैं कि उस कंट्री में एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग क्या है, और एवरेज एक बच्चा कितना साल पढ़ा हुआ है, टीचर प्यूपिल रेशियो कितना है, ठीक है, मतलब 30 बच्चे पे एक टीचर है कि नहीं, ऐसा कुछ, ठीक है। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो ये कितना है, इनरोलमेंट रेट कितना है, तो ये सब चीज़ देख के हम लोग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तय करते हैं। लेकिन हम लोग ये सब डेटा जो है ना, ये क्वांटिटी तो बताता है लेकिन क्वालिटी नहीं बताता है, समझ रहे? उसी तरीके से अगर किसी कंट्री में हेल्थ मेजर करना है तो वो कैसे करेंगे? हम ये देखेंगे कि उस कंट्री का गवर्नमेंट कितना हेल्थ पे खर्च करता है, ये देख के बता सकते हैं कि कंट्री का हेल्थ कैसा होगा, नहीं होगा। इसके अलावा लाइफ एक्सपेक्टेंसी देख के, इसका बारे में बता चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में, उम्मीद करता है आपको याद होगा। मतलब कि अगर अभी कोई एक बच्चा जन्म लेता है तो वो ऑन एवरेज कितने साल तक जिएगा, इसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। मॉर्टिलिटी रेट ये कितना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ हेल्थ को डिनोट करता है। तो ये सब वही बोले फिर से कि ये सब क्वांटिटी बताता है, क्वालिटी नहीं बताता है। भले ही एक इंसान लंबे समय तक जिए लेकिन हो सकता है उसका हेल्थ ख़राब हो, बीमारी के साथ जिए, तो ये भी तो अच्छा बात नहीं है कि नहीं? गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही है लेकिन वो सब पैसा करप्शन में खर्च हो जा रहा है, ठीक है, करप्शन में ख़त्म हो जा रहा है, तो वो भी तो अच्छा बात नहीं है। मतलब ये सब क्वांटिटी बताता है, क्वालिटी नहीं बताता है, समझ रहे? तो यही मेजरमेंट का प्रॉब्लम का वजह से बोल सकते हैं कि हमें एम्पेरिकल एविडेंस नहीं मिल पा रहा है कि ह्यूमन कैपिटल में इंक्रीज होने से इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है, समझे? वही बात यहाँ पे लिखा है। अब दूसरा एस्पेक्ट पे बात करते हैं। अब हम यहाँ पे इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। एक है डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया हो गया, और दूसरा है डेवलप कंट्रीज़ जैसे कि यूएसए हो गया, यूके हो गया, जापान हो गया, ठीक है, ऐसे कंट्रीज़। अगर हम इन दोनों टाइप के कंट्रीज़ का कंपैरिजन करें तो हम ये पाएंगे कि जो मेजर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल है ना, उसमें हमें कन्वर्जेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन पर कैपिटल रियल इनकम में कन्वर्जेंस देखने को नहीं मिल रहा है। अब ये क्या चीज़ हम बोल दिए, फिर से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पे इन दोनों टाइप के कंट्रीज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं, डेवलपिंग और डेवलप कंट्री का कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन दो चीज़ों के बेसिस पे कर रहे हैं। पहला चीज़ है ह्यूमन कैपिटल, मेजर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। मेजर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल मेनली हम दो चीज़ ले रहे हैं, एजुकेशन और हेल्थ, ठीक है। ये चीज़ कंपेयर करेंगे। और दूसरा है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब पर कैपिटल रियल इनकम, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों चीज़ कंपेयर करें इन दोनों टाइप के कंट्रीज़ में, तो हम पाएंगे कि मेजर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल में हमें कन्वर्जेंस देखने को मिल रहा है। मतलब हम पाते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ, ह्यूमन कैपिटल जो है वो डेवलपिंग और डेवलप्ड दोनों कंट्री में ही इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। सेम चीज़ देखने को, सेम ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन पर कैपिटल रियल इनकम की अगर बात करें तो ये दोनों में सेम ट्रेंड नहीं है। डेवलप्ड कंट्री में कुछ ज़्यादा ही पर कैपिटल रियल इनकम बढ़ गया है, लेकिन डेवलपिंग कंट्री में उतना नहीं बढ़ा है, समझ रहे? तो वो यहाँ पे लिखा है कि ह्यूमन कैपिटल में तो कन्वर्जेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन पर कैपिटल रियल इनकम में कोई कन्वर्जेंस नहीं है, समझ गए ये लाइन? तो इन अदर वर्ड्स, द ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ इन डेवलपिंग कंट्री हैज़ बीन फास्टर, बट द ग्रोथ ऑफ पर कैपिटल रियल इनकम हैज़ नॉट बीन दैट फास्ट। डेवलपिंग कंट्री में ह्यूमन कैपिटल का ग्रोथ तो फास्ट हुआ ही है डेवलप कंट्री की तरह, लेकिन पर कैपिटल रियल इनकम उतना फास्ट ग्रो नहीं हुआ है कंपेयर टू डेवलप कंट्री, ठीक है। चलिए फिर अब दूसरा पॉइंट पे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि देयर आर रीजन्स टू बिलीव दैट द कॉजलिटी बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ फ्लोज इन ईदर डायरेक्शन। अब ये क्या बात है, ये चीज़ को अच्छे से समझिएगा। कॉजलिटी का मतलब होता है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। तो बोला गया है कि ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ ये दोनों में कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप तो है, जो कि फ्लो इन ईदर डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में फ्लो होता है। मतलब बोलने का मतलब ये है कि ह्यूमन कैपिटल जो है, अगर ये ह्यूमन कैपिटल डेवलप होगा तो इससे कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा,
और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होगा। समझ रहे? मतलब ह्यूमन कैपिटल अगर होगा, ये अगर कॉज होगा तो ये इफेक्ट देखने को मिलेगा इकोनॉमिक ग्रोथ, और इकोनॉमिक ग्रोथ अगर होगा, ये अगर कॉज हुआ तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। तो वही फ्लो इन ईदर डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है। समझे कि नहीं? दोनों डायरेक्शन में कॉजलिटी है। समझे कि नहीं? इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? CAUS, कॉजलिटी, शायद पता नहीं, देख लेंगे आगे। ठीक है, चलिए। तो वही बात यहाँ पे लिखा है, दैट इज हायर इनकम कॉजेज हायर लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, हायर इनकम मतलब अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ तो ह्यूमन कैपिटल भी होगा एंड वाइस वर्सा। ठीक है, दैट इज हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल से इनकम ग्रोथ भी होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। समझे? तो दोनों डायरेक्शन में कॉजलिटी है। फिर आगे देखिए, आगे यहाँ पे कुछ ऐसे जनरल बात लिखा है, एक बार पढ़ के समझा देते हैं कि इंडिया ने काफ़ी पहले ही रिकॉग्नाइज कर लिया था कि एक ह्यूमन कैपिटल का क्या इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ठीक है, हमने 7 5 ईयर प्लान में बोला था कि मतलब इसमें बताया गया था कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है उसको एक की रोल देना पड़ेगा इन द डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। अगर कंट्री का कोई भी डेवलपमेंट प्लान बन रहा है तो उसमें ह्यूमन कैपिटल का एक मेन रोल होना चाहिए। समझे? trained and educated on sound lines, a large population can itself become an asset in accelerating economic growth। बोला गया था कि अगर हमारा पॉपुलेशन ट्रेंड हो और एजुकेटेड हो तो ये काफ़ी अच्छा एसेट होगा हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। ठीक है, और हम सोशल चेंज भी सही डायरेक्शन में ला सकते हैं। ये सब बात बोला गया है। फिर और आगे तो यहाँ पे कुछ काम का बात नहीं है। अब यहाँ पे ये टेबल बताया गया है, टेबल 4.1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रियल पर कैपिटा इनकम ये है इकोनॉमिक ग्रोथ का मेजर। ठीक है, और डेथ रेट ये हो गया हेल्थ, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट ये भी हो गया हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये भी हो गया हेल्थ, और लिटरेसी रेट ये हो गया एजुकेशन। ठीक है, ये सब हो गया मेजर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, और ये हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ। समझ रहे? तो इसका हम ट्रेंड अगर देखें तो 1951 से लेकर 2017 तक रियल पर कैपिटा इनकम भी बढ़ा है। ठीक है, क्रूड डेथ रेट, मरने का दर घटा है, कम लोग मर रहे हैं तो अच्छा बात है, पॉजिटिव है ये। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, बच्चे कैसा मर रहे हैं, तो पहले ज़्यादा मरते थे अब कम मर रहे हैं, तो ये भी पॉजिटिव ग्रोथ हुआ है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, पहले ऑन एन एवरेज एक बंदा 37 ईयर्स तक जीता था, अब ये एक्सपेक्टेंसी कितना है, 67 ईयर्स तक जी रहा है। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव चेंज है। फीमेल के केस में भी पॉजिटिव चेंज है। लिटरेसी रेट पहले सिर्फ इतना था, 100 में से सिर्फ 16 लोग पढ़े थे, अब 100 में से इतना लोग पढ़े लिखे हैं, तो ये भी पॉजिटिव चेंज हुआ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल में पॉजिटिव चेंज हुआ है और इनकम ग्रोथ में भी पॉजिटिव चेंज हुआ है। ठीक है, वो यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे लिखा है कि ग्रोथ इन ईच सेक्टर प्रोबेबली हैज़ री-इन्फोर्स द ग्रोथ ऑफ एवरी अदर सेक्टर। एक सेक्टर में ग्रोथ हुआ है, ह्यूमन कैपिटल में ग्रोथ हुआ है, तो इसमें भी ग्रोथ हुआ है, इसमें ग्रोथ हुआ है तो बोल सकते हैं इसमें भी ग्रोथ हुआ है। ठीक है, क्योंकि इनकम बढ़ेगा तभी तो आप ये सब में खर्च करेंगे, तो ये सब बढ़ेगा, और ये सब बढ़ेगा तो फिर से कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो ज़्यादा इनकम भी बढ़ेगा। ठीक है, तो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है यहाँ पे। एक चीज़ और है, इस टेबल के ऊपर एक बहुत अच्छा MCQ बनता है। एक बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, ये पूरा टेबल उठा के दे दिए थे आपको। ठीक है, इतना टेबल देख के बोले थे कि जो रियल पर कैपिटा इनकम है ना, वो 1951 से 2017 तक कितना इंक्रीज़ हुआ है वो बताइए परसेंटेज के टर्म्स में। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए। परसेंटेज कैसे निकाला जाता है? परसेंटेज चेंज, तो वो हम निकालते हैं फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू बाई इनिशियल वैल्यू इंटू 100। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है, फाइनल वैल्यू कितना हो गया रियल पर कैपिटा इनकम का? फाइनल है इतना 77659 माइनस इनिशियल वैल्यू था ये इतना 7651 डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू 7651 इंटू 100। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 6 5 7 6 5 और यहाँ पे 9 में से एक 8, तो 7 1 2 3 और 8 डिवाइडेड बाई 7651 इंटू 100। इसको डिवाइड कीजिए 7651 और 7 1 2 3 8, तो 9 जा कुछ जाएगा ये यहाँ पे सब्ट्रैक्ट। MCQ के फॉर्म में दिया गया था, तो जिस भी ऑप्शन में आपको 9 दिख जाए आप उसको टिक कर देंगे, है कि नहीं? बस आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा।
ये क्वेश्चन हम अपने वेबसाइट में भी डाले हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में, आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है, परसेंटेज निकालने देते हैं आपको। अब बात करते हैं हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी, शॉर्ट फॉर्म क्या होगा इसका, NEP 2020। इस पॉलिसी में बताया गया कि इस वर्ल्ड में काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है नॉलेज सेक्टर में, ठीक है। नॉलेज सेक्टर बोले तो काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हो रहा है, जैसे कि बिग डेटा, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप भी सुने होंगे, ठीक है। ये सब में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहा है, काफ़ी तेज़ी से सब डेवलप हो रहे हैं, जिससे कि ये खतरा अब आ गया है कि जो अनस्किल्ड जॉब है ना, ये ख़त्म हो जाएगा और स्किल्ड जॉब का डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। स्किल्ड जॉब भी वैसा जो मल्टी डिसिप्लिनरी हो, मतलब मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, इन सब का डिमांड तो बढ़ेगा ही, इन कंजंक्शन विथ, मतलब इन कॉम्बिनेशन विथ, इन एडिशन टू मल्टी डिसिप्लिनरी एबिलिटीज अक्रॉस साइंस एंड सोशल साइंस। साइंस का डिमांड तो बढ़ेगा ही, इसके साथ साथ जो सोशल साइंस है, ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स, इसका भी डिमांड बढ़ने वाला है, ठीक है, आने वाले चेंज को देख के। तो ये बात इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया है, ठीक है। कैसे होगा देखिए, हाल अभी मुद्दा क्या चल रहा है, क्लाइमेट चेंज चल रहा है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्स, ये सब बर्निंग टॉपिक है आज के डेट में, ठीक है। इनको कैसे डील करना है, इन सबको डील करने के लिए हमें न्यू स्किल लेवल चाहिए, खासकर से बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट साइंस, सोशल साइंस, इन सब सेक्टर के विद्वान लोग चाहिए इन सब प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, है कि नहीं। साथ ही साथ आजकल एपिडेमिक, पेंडेमिक, ये सब तो निकलते रहता है, कोरोना वायरस, ठीक है। तो इसमें इन सब डिजीज़ को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे वैक्सीन डेवलप किया जाए, इसके साथ साथ जो सोशल इशू डेवलप होता है, ठीक है, उसको कैसे टैकल किया जाए। तो ये सबको टैकल करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग। सिर्फ साइंस में एक सब्जेक्ट पढ़ने से नहीं होगा, हमें साइंस के साथ साथ ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स का भी नॉलेज रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब का डिमांड बढ़ने वाला है, ये NEP 2020 में बताया गया था। फिर जैसे जैसे इंडिया जो है, इंडिया अभी क्या है, डेवलपिंग है, आगे चल के डेवलप कंट्री हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे इंडिया डेवलप कंट्री होगा ना, वैसे वैसे जो ह्यूमैनिटीज़ है, इसका डिमांड भी बढ़ता जाएगा, ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स का। क्यों? क्योंकि तब डेवलप कंट्री हो जाते हैं तो इनकम बढ़ जाता है, तब लोग ज़्यादा आर्ट्स की तरफ, कल्चरल लाइफ की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। मतलब ये सब चीज़ का ज़्यादा इंजॉय करना चाहते हैं। एज वेल एज अमंग द 3 लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, इंडिया अभी अगर वर्ल्ड का लार्जेस्ट इकोनॉमी बात करें, सबसे बड़ा इकोनॉमी कौन सा है, बड़ा इकोनॉमी हम बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ GDP, उस कंट्री का इनकम कितना है। तो सबसे बड़ा इकोनॉमी है US अमेरिका, ठीक है। दूसरा है चाइना, तीसरा है जापान, चौथा है जर्मनी और इंडिया 5th पोजीशन में है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है आज के डेट में, ठीक है, 2023 में। तो ये आगे चल के इंडिया जो है ये 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बहुत जल्द बन जाएगा, ठीक है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। तो जब इंडिया डेवलप बनेगा, 3rd लार्जेस्ट पोजीशन में आएगा, तो इंडिया में ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स का जो डिमांड है, सोशल साइंस का जो डिमांड है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये बात यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। चलिए, फिर एक और यहाँ पे टर्म है नॉलेज इकोनॉमी। ये क्या होता है, नॉलेज इकोनॉमी होता क्या है? नॉलेज इकोनॉमी मतलब एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें जो गुड्स और सर्विसेज का जो प्रोडक्शन हो रहा है ना, कंट्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, उसमें ज़्यादातर इनपुट जो है वो नॉलेज का हो रहा है। नॉलेज, स्किल, टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ का ज़्यादा इनपुट हो रहा है। कंट्री जो है उसमें ज़्यादातर बात नॉलेज के सेक्टर के ऊपर हो रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉलेज इकोनॉमी, समझे। तो इंडिया एज ए नॉलेज इकोनॉमी बन के सामने आ रहा है। इंडिया का जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो पिछले 20 सालों में काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया है, ठीक है। वही सब बात यहाँ पे लिखा है और कुछ यहाँ पे काम का है नहीं। चलिए आगे मूव कर जाते हैं। अगला टॉपिक है अब ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या लगता है आपको, दोनों सेम है कि दोनों डिफरेंट है? एक बार के लिए सोचिए, सिर्फ ये 2 टर्म पे सोचिए, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट। सुन के क्या लगता है? तो सुन के फर्स्ट इंप्रेशन तो ये बनता है कि ह्यूमन कैपिटल, यहाँ पे हम ह्यूमन को एज अ कैपिटल ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन से हमें काम निकालना है, ज़्यादा काम अच्छा तरीके से काम करवाना है, ये हमारा यहाँ पे एम है। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट सुनकर लग रहा है कि हमें ह्यूमन का डेवलपमेंट करना है, ह्यूमन से काम नहीं निकलवाना है, ठीक है। तो यही है इन दोनों में बेसिक डिफरेंस। देखिए, ह्यूमन कैपिटल में हम ये सोचते हैं कि ह्यूमंस को क्या दो, एजुकेशन दो, हेल्थ दो, इससे क्या होगा, ह्यूमन का लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, है कि नहीं। ये होता है ह्यूमन कैपिटल में कॉन्सेप्ट। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट में ये आइडिया होता है कि ह्यूमन को
एजुकेशन और हेल्थ तो ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर ह्यूमन को अच्छा एजुकेशन मिलेगा, अच्छा हेल्थ मिलेगा, तो उसका वेलबींग अच्छा होगा, वो अच्छे तरीके से रह पाएगा, वो अच्छा तरीके से पढ़ पाएगा, लिख पाएगा और एक अच्छा लाइफ, हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ जी पाएगा, क्योंकि उसको एजुकेशन और हेल्थ अच्छा मिला है तो। ठीक है, अगर एजुकेशन और हेल्थ किसी इंसान को दे रहे तो वो एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान बनेगा, अच्छा लंबा जीवन, स्वस्थ जीवन जी पाएगा। ये है ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट। लेकिन ह्यूमन कैपिटल में क्या होता है कि इसको एजुकेशन दो, इसको हेल्थ अच्छा दो, क्योंकि ये अच्छा तरीके से काम कर पाए। ये होता है ह्यूमन कैपिटल का कॉन्सेप्ट। समझ रहे दोनों में डिफरेंस? फिर अगला देखिए, ह्यूमन कैपिटल जो होता है ना, इसमें ह्यूमन बींग्स को ट्रीट किया जाता है एज अ मीन्स टू एन एंड। ये काफ़ी फेमस फ्रेज है इकोनॉमिक्स में। मीन्स टू एन एंड का मतलब क्या होता है? मतलब किसी चीज़ को पाने का जरिया होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज़ पाना है? इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, यही तो एंड है। एंड जो है मतलब जो एम है वो क्या है? एक प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। तो यहाँ पे देखिए, फिर से पढ़ समझिएगा, ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमन बींग्स एज अ मीन्स टू एन एंड। किसी चीज़ को पाने का जरिया है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल से हम क्या पाते हैं? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज पाते हैं। समझ रहे कि नहीं? लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट में ये होता है कि ह्यूमन बींग्स जो है ना, ये खुद ही एंड है, ह्यूमन बींग्स ही जरिया है। क्योंकि ह्यूमन को अगर हम एजुकेशन दे रहे हैं, हेल्थ दे रहे हैं, ठीक है, ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ये ह्यूमन का भलाई हो गया, ह्यूमन का क्या हो गया? वेलफेयर हो गया। तो इसलिए हम एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। भले ही ये इंसान एजुकेशन और हेल्थ लेके काम करे, प्रोडक्टिविटी बढ़े घटे, कोई मतलब नहीं है। इस इंसान को एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग ये सब मिल गया तो ये इंसान का ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया। लेकिन ह्यूमन कैपिटल में क्या होता है? इसको एजुकेशन दो, हेल्थ दो, ये ठीक है, ये इतना चीज़ देने का बावजूद भी अगर ये इंसान अच्छा काम नहीं कर पा रहा है तो बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हुआ ही नहीं, ह्यूमन कैपिटल नहीं बना। लेकिन एजुकेशन हेल्थ देने के बाद अगर इसका प्रोडक्टिविटी बढ़ गया तो बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल बना। लेकिन यहाँ पे ही प्रोडक्टिविटी का कोई लेना देना नहीं है। एजुकेशन अच्छा दो, हेल्थ अच्छा दो, ताकि उसका भलाई हो पाए। ये होता है ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। समझ रहे हैं कि नहीं? वही बात यहाँ पे लिखा है। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा सुनिए इस टॉपिक को, आपको समझ में आ जाएगा। तो देयरफॉर बेसिक एजुकेशन और बेसिक हेल्थ ये इंपॉर्टेंट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू लेबर प्रोडक्टिविटी। लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है, घट रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट में। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट में हर एक इंडिविजुअल को ये राइट होता है कि इसको बेसिक एजुकेशन, बेसिक हेल्थ मिले। ठीक है, ताकि वो एक लिटरेट और हेल्दी लाइफ जी पाए। चलिए, तो ये दोनों में अगर डिफरेंस आए तो यही 2 पॉइंट का डिफरेंस आपको लिख देना है। ठीक है, अब आ जाइए अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है कि इंडिया में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या हालत है, वो देखेंगे। ठीक है, फिर से वो बात यहाँ पे रिपीट किया है कि हम ये जानते ही हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तब होता है जब हम एजुकेशन, हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन और इंफॉर्मेशन, ये 5 सोर्स पे जब हम इन्वेस्ट करते हैं तब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता है कि नहीं? चलिए, तो ये सब में इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट तो करती है। ठीक है, इंडिया एक फेडरल कंट्री है, तो यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो लोकल गवर्नमेंट है, ये सब कुछ ना कुछ इन सभी चीज़ों में इन्वेस्ट करती रहती है। ठीक है, तो हम लोग एनालाइज करेंगे कि 5 सोर्स है ना, 5 में से सिर्फ हम 2 को एनालाइज करेंगे, एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर। ये दोनों कैसा परफॉर्म किया नहीं किया वो देखने वाले हैं। ठीक है, और इन दोनों में से भी जो हेल्थ सेक्टर है ना, इसको हम चैप्टर 8 में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम सिर्फ एजुकेशन सेक्टर का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम ये बात जान लेते हैं कि ये जो सोर्सेस है एजुकेशन और हेल्थ, इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन करना क्यों ज़रूरी है? गवर्नमेंट इन सब चीज़ों में खर्च करे क्यों? एजुकेशन में फॉर एग्जांपल सारा स्कूल प्राइवेट ही क्यों नहीं है? सरकारी स्कूल होने का क्या ज़रूरत है? ठीक है, हेल्थ में भी सारा हॉस्पिटल प्राइवेट क्यों नहीं है? सरकारी हॉस्पिटल होने का क्या ज़रूरत है? तो उस ज़रूरत के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन बोलेंगे कि क्यों गवर्नमेंट इंटरवेंशन ज़रूरी है हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि जो हेल्थ और एजुकेशन है ना, ये दोनों प्राइवेट और सोशल बेनिफिट ये दोनों क्रिएट करते हैं। प्राइवेट मतलब उस इंडिविजुअल को तो बेनिफिट होता ही है, लेकिन सोसाइटी को भी बेनिफिट पहुंचता है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे सोसाइटी को भी बेनिफिट, सोसाइटी का बात है, तो इसलिए गवर्नमेंट को यहाँ पे बीच में आना पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूशन दोनों ही ज़रूरी है एजुकेशन और हेल्थ सर्विस मार्केट में। ये पहला रीज़न हो गया।
दूसरा रीज़न ये है कि एजुकेशन और हेल्थ, इससे एक काफ़ी बड़ा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, और ये इम्पैक्ट को हम जल्दी रिवर्स नहीं कर सकते हैं, इसलिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कंट्री में सिर्फ प्राइवेट स्कूल ही है, कोई कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट कुछ देख नहीं रही है, तो ये स्कूल का जो मन वो पढ़ा रहे हैं अपना सिलेबस, ठीक है। अब यहाँ के जो बच्चे तैयार हो रहे हैं, हो सकता है आगे चल के कंट्री को बर्बाद कर दिए लोग, ठीक है। मतलब लॉन्ग टर्म कुछ इम्पैक्ट हो सकता है, इसको आप इजीली चेंज भी नहीं कर सकते, इन सब का माइंडसेट आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये लोग अगर 10-12 साल कोई चीज़ पढ़ ले तो इसलिए इसको आप नया चीज़ फिर नहीं सिखा पाएंगे, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं ज़रूरी से, इसीलिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन यहाँ पे ज़रूरी है कि गवर्नमेंट इस सेक्टर को देखते रहे कि कौन क्या पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है। आज के डेट में प्राइवेट स्कूल सब भी है, तो वहाँ पे CBSE NCERT अपना सिलेबस चलाते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट ही लगभग बता रही है कि ये पढ़ाना है, ये नहीं पढ़ाना है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया दूसरा रीज़न कि क्यों गवर्नमेंट इंटरवेंशन जरूरी है। अगला रीज़न है यहाँ पे ये इंडिविजुअल जो है ना, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है अबाउट द क्वालिटी ऑफ सर्विस और कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जो प्रोवाइडर्स है एजुकेशन और हेल्थ सर्विस के, ये लगभग इनका मोनोपोली हो जाता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मान लीजिए 2 हॉस्पिटल है, अब किसी एक को इलाज कराना है किसी आदमी को, तो वो कहाँ जाएगा, इसमें अच्छा है, इसमें कॉस्ट कितना है, नहीं है, ठीक है, कैसा इलाज मिलता है, ये सब के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि नहीं। तो इसका मोनोपोली हो जाता है, ये लगभग जो मन वो चार्ज करने लग जाता है। तो इस मोनोपोली और एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म करने के लिए भी गवर्नमेंट का रोल यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है, ठीक है। गवर्नमेंट इस सिचुएशन में क्या काम करेगी, तो गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी जो प्राइवेट प्रोवाइडर्स है ये गवर्नमेंट के दिए हुए स्टैंडर्ड को और प्राइस को फॉलो करे, एडहेयर टू, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन यहाँ पे ज़रूरी है। और भी कुछ रीज़न है, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंडिया में एजुकेशन सेक्टर के जो इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी और स्कूल्स हो गए, इनको कौन फैसिलिटेट करता है, कौन रेगुलेट और कंट्रोल करता है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गए यूनियन गवर्नमेंट के और स्टेट लेवल के, दूसरा हो गया डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, तीसरा हो गया NCERT, चौथा हो गया UGC, पांचवा हो गया AICTE, ठीक है। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एजुकेशन सेक्टर को फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है, तो नाम याद कर लीजिएगा। फिर उसी तरीके से हेल्थ सेक्टर को कौन फैसिलिटेट करते हैं, तो हेल्थ सेक्टर को फिर से वही मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ यूनियन और स्टेट लेवल के, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, और फिर नेशनल मेडिकल कमीशन, और चौथा हो गया ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। ये सब हेल्थ सेक्टर को फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये बीच में आ गया था पैरा। वापस आते हैं हम अपने इस पे कि हम पढ़ रहे थे कि क्यों गवर्नमेंट इंटरवेंशन ज़रूरी है। 3 रीज़न हमने देखा। चौथा रीज़न ये है कि इंडिया में ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रही है, तो वो लोग एजुकेशन, हेल्थ ये सब अच्छे से अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। इसलिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़रूरी है। और वो भी लोग जो मिडिल क्लास है, जो थोड़ा अच्छे खासे हैं, वो भी लोग क्या है कि जो सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर और हायर एजुकेशन, ये सब इतना महंगा है कि आज के डेट में मिडिल क्लास भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन ज़रूरी है। और एक और रीज़न यहाँ पे दिया गया है कि हमारे कंट्री में बेसिक एजुकेशन और हेल्थ केयर जो है ना, ये सिटीजन्स का राइट है कि नहीं। तो सिटीजन्स का चूँकि ये हक है, तो इसलिए गवर्नमेंट का यहाँ पे जिम्मेदारी बनता है कि वो ये दोनों चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करे सिटीजन्स को, समझे। चलिए, ये हो गया। अब स्टार्ट करते हैं अच्छे से एजुकेशन सेक्टर को एनालाइज करना, ठीक है, कैसा किया है, परफॉर्म नहीं किया है, वो देखेंगे। सबसे पहला यहाँ पे ये चीज़ जानिए कि ग्रोथ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, इंडिपेंडेंस का बाद 1947 के बाद अभी तक 2023 तक, ठीक है, इन इतने सालों में जो एजुकेशन सेक्टर है ना, इसमें गवर्नमेंट ने खर्चा बढ़ाया है, ठीक है। गवर्नमेंट ज़्यादा खर्च कर रही है एजुकेशन सेक्टर के ऊपर, उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अब एजुकेशन सेक्टर पे जो खर्च हो रहा है उसको हम 2 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला तरीका है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और दूसरा तरीका है एज अ परसेंटेज ऑफ GDP। अब ये क्या बोला गया देखिए। सबसे पहला तरीका बोला गया कि एज अ परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट मान लीजिए कंट्री में टोटल 100 रुपये खर्चा कर रही है सारे सेक्टर में, ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ, रोड, जो भी हर चीज़ में, डिफेंस, अगर सब में 100 रुपये खर्चा हो रहा है,
तो इस 100 रुपये में से कितना परसेंटेज मतलब कितना रुपया एजुकेशन पे खर्चा हो रहा है। क्या तो हम इस तरीके से एजुकेशन एक्सपेंडिचर को मेजर कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका है कि एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। मतलब अगर कंट्री का इनकम अगर 100 रुपया है तो इस 100 रुपये में से कितना रुपया एजुकेशन सेक्टर को जा रहा है, कितना परसेंटेज एजुकेशन सेक्टर को जा रहा है। तो इस तरीके से भी हम एजुकेशन में कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको मेजर कर सकते हैं। तो ये जो पहला तरीका है ना, पहला तरीका ये बताता है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन द स्कीम ऑफ थिंग बिफोर द गवर्नमेंट। ये चीज़ ये बताता है कि गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर को कितना इंपॉर्टेंस दे रही है। अगर गवर्नमेंट 100 रुपये में से सिर्फ 1 रुपया खर्चा कर रही है एजुकेशन पे, तो ये काफ़ी कम खर्चा हो गया। अगर इस 100 रुपये में से मान लीजिए 5-10 रुपये खर्चा कर रही है एजुकेशन सेक्टर में, तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के नज़र में एजुकेशन सेक्टर इंपॉर्टेंट है, इसलिए गवर्नमेंट 10 रुपये खर्चा कर रही है। समझ रहे? और ये जो तरीका है ये एक्सप्रेस करता है कि हाउ मच ऑफ पीपल्स इनकम इज़ बीइंग कमिटेड टू एजुकेशन। ये तरीका ये बताता है कि लोगों का ये तो कंट्री का इनकम है 100 रुपया, ठीक है, मतलब लोगों का ही इनकम है, तो इस 100 रुपये में से 100 रुपये में से कितना रुपया एजुकेशन सेक्टर में यूज़ किया जा रहा है, ये तरीका ये बताता है। ठीक है, चलिए, तो वही बात यहाँ पे लिखा है। तो 1952 से 2014 तक हम देखते हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है, मतलब परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एजुकेशन सेक्टर पे वो बढ़ गया है। पहले 1952 में हम लोग 7.92% खर्च करते थे, अब ये बढ़ गया है 15.7। मतलब देखिए अच्छे से थोड़ा बोलते हैं इसको। 1952 में अगर गवर्नमेंट 100 रुपये टोटल खर्च कर रही थी, तो 100 रुपये में से 7.92 रुपीज़ जो है वो एजुकेशन सेक्टर में खर्च हो रहा था। वही 2014 आते तक गवर्नमेंट जो है अगर 100 रुपये खर्च कर रही है, तो इस 100 रुपये में से 15.7 रुपया एजुकेशन सेक्टर पर खर्च हो रहा है। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन सेक्टर को इम्पोर्टेंस दे रही है, ये चीज़ हमें यहाँ पे समझने को मिलता है। ठीक है, और अगर दूसरा तरीका से अगर एक्सप्रेस करें वही जीडीपी वाला, एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी एक्सप्रेस करें, तो वो पाया जा रहा है इस समय में 0.64। जीडीपी का इतना परसेंट हिस्सा ही सिर्फ एजुकेशन पे खर्च होता था, लेकिन अब ये बढ़ के 4.13 इतना परसेंट जीडीपी का हम एजुकेशन सेक्टर पे खर्च कर रहे हैं। तो इसमें भी कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। ठीक है, तो इतना सारा डेटा आपको याद नहीं रखना है, सबसे मेन डेटा है यहाँ पे ये वाला 4.13%। हम लोग जीडीपी का एट प्रेजेंट जीडीपी का सिर्फ 4%, अप्रॉक्स 4% हिस्सा ही एजुकेशन सेक्टर पर खर्च कर रहे हैं। ये डेटा आप याद रखिए। ठीक है, इसका जिक्र आगे होने वाला है। और ये टोटल जो खर्च है ना, इस खर्च में सबसे ज़्यादा जो शेयर है ना, वो एलिमेंट्री एजुकेशन का है। एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब जो इंडिया में प्राइमरी एजुकेशन है, हाँ समझ लीजिए। एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो किस साल तक बच्चों को मिलता है, तो 6 साल से 14 साल तक। ठीक है, ये होता है एज ग्रुप। इन इस एज ग्रुप के बच्चों को मिलता है प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए। प्राइमरी मतलब प्राइमरी 2 टाइप का होता है, एक होता है लोअर प्राइमरी, एक होता है अपर प्राइमरी। लोअर प्राइमरी मतलब क्लास 1 से 5। ठीक है, ये हो गया लोअर प्राइमरी। और 6, 7, 8। ठीक है, तो ये दोनों ये क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक का पढ़ाई को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं। इस एज ग्रुप के बच्चों को यहाँ पर टारगेट किया जाता है, इनको एजुकेशन मिले बोल के। समझे कि नहीं? वही बात यहाँ पे लिखा है। तो हम देख रहे हैं कि जीडीपी का 4% पार्ट जो है वो एजुकेशन सेक्टर में खर्च किया जा रहा है। तो ये 4% भी ज़्यादातर खर्च एलिमेंट्री एजुकेशन में हो रहा है। जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन को यहाँ पे टर्सरी एजुकेशन भी बोला गया है, ये वर्ड याद रखिएगा। ठीक है, टर्सरी एजुकेशन में कौन आते हैं? कॉलेज, पॉलीटेक्निक, यूनिवर्सिटी, ये सब आते हैं। इन सब एजुकेशन में ज़्यादा खर्च नहीं हुआ, ज़्यादा खर्च हुआ है एलिमेंट्री एजुकेशन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बच्चे को पढ़ाने में ज़्यादा खर्च आता है कंपेयर टू यहाँ पे। ठीक है, लेकिन खर्च ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम खर्च करना बंद कर दें, हमें यहाँ पे भी खर्च करना पड़ेगा। वही बात यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। समझ गए? अब आ जाइए स्टेट वाइज कंपैरिजन पे। अलग अलग स्टेट अलग अलग खर्च करती है एजुकेशन पे। ठीक है, कुछ स्टेट है जैसे कि हिमाचल प्रदेश, ये एक बच्चे पे लगभग इतना रुपए खर्च कर रही है, 34,000। और वहीं दूसरा स्टेट है बिहार, वो एक बच्चे पे लगभग सिर्फ 4,000 रुपये खर्चा कर रही है। तो कम पैसा खर्च करेंगे तो रिजल्ट भी आपको वैसे ही मिलेगा। फिर
डिफरेंस इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी एंड अटेनमेंट, ये देखने को मिलता है हमें, ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखा है। चलिए आगे मूव करते हैं। अब आगे एक कमीशन के ऊपर बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। ये एजुकेशन कमीशन जो है वो लाया गया था 1964-1966। इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया। इन्होंने बोला कि आप क्या कीजिए, जीडीपी का कम से कम एटलीस्ट 6% जो है वो एजुकेशन पर तो खर्च कीजिए ही कीजिए, ताकि आपको एजुकेशनल अचीवमेंट का जो ग्रोथ है इसमें आपको अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये देखिए 1964-66 इस समय में बोला गया था कि 6% आप जीडीपी का एजुकेशन में खर्च कीजिए। लेकिन आज 2014 का डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, इस साल तक भी हम सिर्फ 4.13, लिटल ओवर देन 4%, ठीक है, सिर्फ इतना ही खर्च कर रहे हैं हम लोग, 6% पे भी नहीं पहुँचे हैं। आज के डेट में ये ऐसा कमीशन बैठाया जाए तो वो और भी ज़्यादा रिकमेंड करेंगे, है कि नहीं। तो वो ये बात यहाँ पे है कि हम लोग काफ़ी कम खर्च कर रहे हैं, हमारा जो खर्च है जो वो काफ़ी इनएडिक्वेट है, ठीक है। फिर एक और कमेटी था जिसका नाम है तापस मजुमदार कमेटी। ये याद रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि एजुकेशन सेक्टर में जो एजुकेशन कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दिया था वो क्या हमने उसको फुलफिल किया, तो आपको लिखना होगा नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने 6% रिकमेंड किया था, हम लोग सिर्फ अभी 4.13% ही जीडीपी का खर्च कर रहे हैं एजुकेशन पे, ठीक है। चलिए दूसरा कमेटी है तापस मजुमदार कमेटी। ये आया था 1919 में, ईयर्स भी याद रखिएगा, मैच द फॉलोइंग में दे देते हैं। इन्होंने रिकमेंड किया कि गवर्नमेंट जो है वो आने वाले 10 सालों में, मतलब 1998 से लेकर 2007-8 तक, इस पीरियड में गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन सेक्टर में 1.37 लाख करोड़ इतना रुपया खर्च करे, ठीक है। तो इतना भी नहीं हुआ होगा खर्च। इतना अगर खर्च करते तो क्या होता, इंडिया में जो एलिमेंट्री एजुकेशन है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, उनको सारा को एजुकेशन मिल जाता अगर इतना रुपया खर्च होता तो। चलिए, तो डिज़ायर्ड लेवल ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर कितना है, 6% है, एजुकेशन कमीशन ने रिकमेंड किया था। हम लोग सिर्फ लिटल ओवर 4%, 4.13% ही एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जो कि काफ़ी कम है, क्वाइट इनएडिक्वेट है। फिर 2009 में गवर्नमेंट ने एक और कदम उठाया जिसको बोलते हैं राइट ऑफ एजुकेशन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। इसके तहत ये बोला गया कि जो भी बच्चे जो 6 से 14 साल के उम्र के हैं, इन सारे बच्चों का एजुकेशन के ऊपर, वो फ्री एजुकेशन के ऊपर फंडामेंटल राइट है, ये इनसे कोई छीन नहीं सकता है। इन बच्चों को कंपलसरी कर दिया गया कि आप स्कूल में पढ़ेंगे और आपका पढ़ाई पूरी फ्री होगा, जो भी बुक सब खर्चा है वो गवर्नमेंट उठाएगी, ठीक है। ये एक्ट लाया गया था, समझे कि नहीं। तो इस एक्ट को भी याद रखिएगा कि इस एक्ट में क्या प्रोविज़न था। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक और स्टेप उठाया है। ये स्टेप है कि जितनी भी टैक्सेस है ना, यूनियन टैक्सेस, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी टैक्सेस है उन सभी पर 2% लिया जाएगा एजुकेशनल सेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप आगे चल के कहीं किसी कंपनी में काम करते हैं और आपको सैलरी मिलता है 1000 रुपया, ठीक है, 1000 रुपया सैलरी मिला आपको, और इस पर मान लीजिए 10% आपको टैक्स देना है गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स। तो आप कितना टैक्स दे रहे हैं, 1000 रुपये का 10% हो जाएगा, 100 रुपये आप टैक्स पे कर रहे हैं, है कि नहीं। तो इस 100 रुपये तो आपको देना ही है टैक्स, प्लस एडिशनल एजुकेशनल सेस 2% आपको इस टैक्सेबल इनकम पे देना है। इसका 2% कितना हो गया, 2 रुपया और आपसे लिया जाएगा, तो आपको टोटल 102 रुपया पे करना पड़ेगा। 2 रुपया किस लिए आप दे रहे हैं, तो आप 2 रुपया इसलिए दे रहे हैं कि कंट्री में एजुकेशन को बढ़ावा मिल सके, है कि नहीं, आपको ये देना ही पड़ेगा। इसी तरीके से हेल्थ के लिए भी कुछ है, वहाँ भी शायद 2% है, तो टोटल 104 रुपये आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। 100 रुपया तो आपका इनकम टैक्स हो गया, प्लस 2 रुपया हेल्थ और एजुकेशनल सेस, ठीक है, 4 रुपया। तो वही बात यहाँ पे लिखा है कि 2% लिया जाएगा एजुकेशन सेस ऑन ऑल यूनियन टैक्सेस। तो ये जो एजुकेशनल सेस है ना, इसको इस पैसा से क्या किया जाएगा, एलिमेंट्री एजुकेशन को फंड किया जाएगा, ठीक है। इन एडिशन टू दिस गवर्नमेंट क्या करती है, काफ़ी ज़्यादा खर्च करती है हायर एजुकेशन और न्यू लोन स्कीम्स के ऊपर, ठीक है, ताकि स्टूडेंट जो है वो हायर एजुकेशन को परसू कर पाए। तो लोन्स के रूप में भी गवर्नमेंट खर्च करती है।
तो इतना सारा तो एफर्ट मारा गया है, इसका अचीवमेंट देखते हैं क्या हुआ है इंडिया में। तो अचीवमेंट का अगर बात करें, एडल्ट लिटरेसी लेवल, प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीशन रेट, यूथ लिटरेसी रेट, ये तीनों ही रेट यहाँ पे दिया हुआ है। एडल्ट लिटरेसी रेट, प्राइमरी कंप्लीशन रेट और यूथ लिटरेसी रेट, ये सब हम देख रहे हैं कि इस पीरियड में ये भी बढ़ा है, ये भी बढ़ा है, बढ़ा है, बढ़ा है, ये भी बढ़ा है, ये भी बढ़ा, सब बढ़ा है। तो क्या हम ये देख के खुश हो जाए? नहीं, ये खुश होने वाला बात नहीं है। ये बढ़ा है, अच्छा है, लेकिन हमें ये सब कितना चाहिए? 100 चाहिए, तब जाके हम लोग खुश होंगे। 100 को हम लोग क्या बोलते हैं अच्छा लैंग्वेज में? इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में लोग बोलते हैं सेंट%। सेंट% लिटरेसी लेवल हमें चाहिए। सेंट% मतलब 100% लिटरेसी लेवल चाहिए, ठीक है। तो इस फ्रेज को आप याद रखेंगे। और यहाँ पे बंटवारा कर दिया है मेल फीमेल का, तो सभी इंप्रूव हुआ है, ठीक है। देखिए, तो इतना ही के साथ एजुकेशन सेक्टर खत्म हो गया। अब आखिरी टॉपिक है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। पहला है एजुकेशन फॉर ऑल स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम। सभी के लिए, सभी लोग एजुकेटेड है कि नहीं, ये भी दूर का सपना है। लिटरेसी रेट बढ़ा है, एडल्ट हो यूथ हो सबका लिटरेसी रेट बढ़ा है, लेकिन आज के डेट में भी इंडिया में जो इलिटरेट है उनका नंबर काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया था, इट वॉज नोटेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स विद इन 10 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें बोला गया था कि जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो 1950 के बाद अगले 10 सालों में, ठीक है, 14.5 साल से कम बच्चों का जो एजुकेशन है वो फ्री और कंपलसरी कर दे, ठीक है। अगर ये हमने अचीव कर लिया होता तो आज के डेट में हमारा सेंट% लिटरेसी लेवल होता, लेकिन ये हमने तब काम नहीं किया, अब हमें काम करना पड़ रहा है, ठीक है। अगला टॉपिक है जेंडर इक्विटी। पढ़ाई तो लिटरेसी रेट तो बढ़ रहा है, लेकिन मेल फीमेल का क्या इक्वल पार्टिसिपेशन है कि नहीं वो देखेंगे। सो बेटर देन बिफोर, पहले से तो अच्छा है। पहले काफ़ी सिर्फ मेल ही पढ़े जा रहे थे, फीमेल कम थी, अभी थोड़ा सिचुएशन सुधरा है, ठीक है। तो कैसे सुधरा है देखिए, डिफरेंस इन लिटरेसी रेट बिटवीन मेल एंड फीमेल आर नैरोइंग, कम रहा है, और इससे एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा जेंडर इक्विटी में, ठीक है। अब ये करना जरूरी क्यों है? क्यों फीमेल का पढ़ना क्यों जरूरी है? इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे कुछ रीज़न दिया हुआ है। सबसे पहला है इम्प्रूविंग इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। फीमेल का जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है वो इम्प्रूव होगा, ठीक है। सिर्फ घर में काम करेंगे तो उतना फ्रीडम नहीं है, पति से पैसा मांगना पड़ेगा हर बात पे, ठीक है, तो थोड़ा वो फ्री होंगी। दूसरा है सोशल स्टेटस, समाज में उनको जिसके पास पैसा है उसका स्टेटस है, ठीक है, ये मिलेगा। फिर वुमेन एजुकेशन से फर्टिलिटी रेट पे फेवरेबल इम्पैक्ट पड़ता है। फर्टिलिटी रेट मतलब ऑन एन एवरेज एक वुमेन कितना बच्चा पैदा कर रही है। आज के डेट में इंडिया का फर्टिलिटी रेट है 2.1, मतलब ऑन एन एवरेज एक वुमेन 2 बच्चा पैदा कर रही है। चाइना में तो फर्टिलिटी रेट 1 हो गया है, मतलब एक वुमेन एक ही बच्चा पैदा कर रही है। एक वुमेन मतलब एक हस्बैंड वाइफ मिलकर 2 लोग एक ही बच्चा कर रहे हैं, मतलब पॉपुलेशन गिर रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट ज़बरदस्ती वहाँ के लोगों को छुट्टी दे के बोल रही है कि आप लोग जाओ, छुट्टी पे जाओ, घूमो फिरो और सेक्स करो और बच्चा करो, ठीक है, ऐसा करके प्रमोट कर रही है वहाँ पे। चलिए, फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन फर्टिलिटी रेट इस पर पड़ेगा। इंडिया में पहले क्या था, फर्टिलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा था, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, लोग पढ़े लिखे, वुमेन पढ़ी लिखी नहीं थी। अब पढ़ी लिख रही है तो समझ रही है क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, कितना बच्चा लेगी जिसको हम लोग अच्छा परवरिश कर पाए। तो इसलिए भी वुमेन को पढ़ाना ज़रूरी है। और वुमेन अगर पढ़ेगी तो वुमेन और चिल्ड्रन इन सब का हेल्थ पे फेवरेबल इम्पैक्ट पड़ेगा। तो फेवरेबल इम्पैक्ट इस सेंस में है कि अगर कोई वुमेन पढ़ी लिखी है तो वो जानती है न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंस, छोटे बच्चों को किस एज ग्रुप में कैसा खाना खिलाना चाहिए, ठीक है, ताकि उसका ओवरऑल फिजिकल और मेंटल हेल्थ डेवलप हो। तो ऐसे इनका अच्छा डेवलपमेंट होगा। तो इन सब रीजन से वुमेन को पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं। चलिए, ये हो गया। अगला टॉपिक है हायर एजुकेशन, अ फ्यू टेकर्स। इंडियन इकोनॉमिक एजुकेशन का जो पिरामिड है ना, वो काफ़ी स्टीप है, काफ़ी खड़ा है। मतलब जो लोअर लेवल का एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, क्लास 9, 10, 12 तक, ये सब तो ठीक ठाक है, लेकिन नंबर्स कमते ज़्यादा है। यहाँ पे काफ़ी कम नंबर, हायर एजुकेशन लेने वाले काफ़ी कम नंबर है, ठीक है। मोर ओवर द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एमोंग एजुकेटेड यूथ, पढ़े लिखे बेरोजगार काफ़ी ज़्यादा है।
अगर NSSO का डेटा के ऊपर बात करें 2011-12 का, तो पाया जाएगा कि जो रूरल एरियाज़ है ना, यहाँ पे अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट, ठीक है, मेल्स, वो कितने थे? 19% थे। और अर्बन एरिया में थोड़ा कम था, 16% था। मतलब ऐसे मेल जो ग्रेजुएट है लेकिन अनएम्प्लॉयड है 16%। और वही अगर फीमेल का अगर बात करें रूरल एरिया का, तो ये नंबर और भी ज़्यादा था, 30%। रूरल एरिया में फीमेल ग्रेजुएट जो थे वो 30% अनएम्प्लॉयड थे, ठीक है। कंपेयर टू यहाँ पे देखिए उल्टा था वहाँ पे कि रूरल एरिया में ऐसे वुमेन जो सिर्फ प्राइमरी लेवल एजुकेशन कंप्लीट किए थे, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 3 से 6%। मतलब ये लोग छोटे मोटे काम भी कर लेते थे, ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम था, इसलिए वही बात यहाँ पे लिखा है। Therefore, government should increase allocation for higher education and also improve the standard of higher education institutions so that students are imparted employable skill in such institution। आज के डेट में क्या चाहिए? गवर्नमेंट क्या करे? ज़्यादा खर्च करे एजुकेशन में, खासकर से हायर एजुकेशन में, और ये कोशिश करे कि एजुकेशन के साथ साथ स्टूडेंट को एक स्किल भी सीखने को मिले और वो स्किल से उसको जॉब मिले, ठीक है। इस चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा। और ये बात हम आपको भी रिकमेंड करेंगे कि आप लोग क्लास 12 के बाद डिग्री उग्री तो करेंगे ही, ठीक है, जो भी है BA BCom ये सब करेंगे ही। इसके साथ साथ कुछ एक, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट है तो कोई एक प्रोफेशनल डिग्री लीजिएगा, CL करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और अगर ये नहीं हो पाए या फिर इसके साथ साथ भी अगर आप BA का स्टूडेंट है जो भी है, तो कोई एक स्किल लेने की कोशिश कीजिए। स्किल भी ऐसा नहीं कि आप MS ऑफिस और PowerPoint ये सब सीख लिए, ये सब स्किल आज का डेट में आउटडेटेड हो चुका है। आपको और भी थोड़ा एडवांस लेवल सीखना पड़ेगा, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ये सब लेवल का आपको स्किल आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप BCom कर रहे हैं, सिंपली ऑनर्स करें नहीं करें कोई उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, इसके साथ साथ आप साइमल्टेनियसली ये स्किल भी सीखना स्टार्ट कर दें, एकदम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप, ठीक है, बहुत ज़रूरी है ये। चलिए, तो बस इतना ही था ये चैप्टर, इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी चीज़ सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा। इस चैप्टर का जो नोट्स है वो मेरे वेबसाइट पे आ जाएगा, आप वो डाउनलोड करके कर सकते हैं प्रिपेयर। और ये NCERT का अंडरलाइन जो PDF है ये भी हम वेबसाइट पर डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो सबसे मेन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, ये भी आप वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, ये भी आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि एग्जाम में पहले किस किस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। जो क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस किए वो सब क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये तीनों चीज़ आप वेबसाइट से प्रिपेयर कर लीजिए, इसके बाहर आपको और कुछ नहीं करना है इस चैप्टर के ऊपर। चलिए एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, कोई डाउट कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर और भी वीडियोस है आप देखिए, आपको उससे भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।